नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जनरल स्टडीज़ यानी जीएस पेपर 1 पे हम डिस्कशन कर रहे थे और आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो जन विकास पर्यावरण यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के 4th पार्ट पर करेंगे। तो यूपीएचसीएससी, नेट जेआरएफ, डीएसएसबी, जीआईसी लेक्चरर, यूपीपीएससी, आरपीएससी के और सारे एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएसआई और पीईटी जैसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए आपको हम यहाँ से डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सभी प्रकार के नोट्स, पीडीएफ, प्रश्नोत्तरी आपको मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर सामने दिया गया है। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी पर आप हमारे चैनल गुरुचेला एकेडमी से रिलेटेड लिंक देख सकते हैं। ओके, वी आर स्टार्ट नाउ। जी हाँ, बिल्कुल हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो आज के जो सेट का जो क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट की हम प्रोसेस के बारे में बात करें तो ये है क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। तो विकल्प है हमारे पास में। ए ऑप्शन है इन विच द सेम टेम्परेचर इज ऑब्टेन्ड फॉर द प्लांट टू ग्रो, यानी समान तापमान प्राप्त किया जाता है पौधों को उगाने के लिए। सेकेंड ऑप्शन है इन विच द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज इंक्रीज्ड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन एंड एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 से रिलेट या इंफ्रारेड जो एब्जॉर्प्शन है उससे रिलेट करने वाली जो चीज़ें हैं उनमें हम बात करेंगे। या फिर सी ऑप्शन में कह रहा है कि जिसमें पर्वतों या पहाड़ियों को हरा भरा किया जाता है, पानी का रंग हरा नजर आता है। ऐसी कोई भी विकल्प नहीं है। जो सही विकल्प है वो बी ऑप्शन है। जी हाँ, बिल्कुल सही ऑप्शन जो होगा वो आपको देखना है कि इसमें क्या किया जाता है। वायुमंडलीय जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके द्वारा जो इंफ्रारेड विकिरण को शोषित करने के लिए वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। तो जो वायुमंडल का तापमान है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने की जो प्रक्रिया है उसको ही देखने के लिए, उसको ही समझने के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसी एक जो प्रक्रिया है इसको प्रभावी किया जाता है। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट या प्रोसेस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे। इंटरनेशनल एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा के बारे में। ये जो इंफॉर्मेशन सेंटर है जो इंटरनेशनल है वो कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है। तो अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र जो है वो बर्लिन, ओस्लो, ओसाका, मैनचेस्टर। सही उत्तर जो होगा वो इनमें से होगा डी ऑप्शन। यानी ये कहाँ पे है, मैनचेस्टर में ये स्थापित है, यानी आपको डी विकल्प का चुनाव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब है द डॉप्सन यूनिट इज यूज्ड, यानी डॉप्सन जो इकाई है उसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? पृथ्वी की मोटाई मापने में, मेजरिंग द थिकनेस ऑफ अर्थ। हीरे की मोटाई मापने के लिए डायमंड थिकनेस मेजरमेंट। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए या फिर शोर नापने में। तो सही उत्तर जो होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में इसको इंक्लूड कर लेना है। बिल्कुल सही उत्तर होगा डॉप्सन। जो डॉप्सन इकाई है उसको हम किसके लिए मापते हैं? एटमॉस्फेयर में जो स्ट्रेटोस्फेयर है, समताप मंडल है, उस समताप मंडल में जो परत है O3 यानी ओजोन परत की जो मोटाई है उसको मापने के लिए डॉप्सन जैसी इकाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। कार्टाजेना प्रोटोकॉल के बारे में है। मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटोकॉल्स रहेंगे रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ या इन्वायरमेंटल इश्यूज वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे ही आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा। प्लेलिस्ट में इसमें आपको फर्स्ट पेपर का एक सेक्शन मिलेगा, फर्स्ट पेपर, ठीक है। फर्स्ट पेपर में आप सभी को वो वीडियोस मिल जाएंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के नाम से, ठीक है। ये आप देख लेंगे, यहाँ पे जो वीडियोस रहेंगे उनमें हमने डिटेल्ड जो आंदोलन है या जो इश्यूज़ पे जो संस्थाएं सम्मेलन बनाए गए उन सभी पे बात होगी। इसके लिए हम देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या होगा। वायु प्रदूषण उन्मूलन यानी एलिमिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन, जैव सुरक्षा समझौता यानी बायोसेफ्टी एग्रीमेंट, या फिर वनों के संरक्षण फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, एंड फोर्थ वन वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग। द लास्ट बी ऑप्शन इज इम्पॉर्टेंट। और बी ऑप्शन क्या है कि जैव सुरक्षा से संबंधित। जो कार्टाजेना है, कार्टाजेना किससे संबंधित है? जैव सुरक्षा से संबंधित प्रोटोकॉल बनाया गया। नेक्स्ट वन हम देखेंगे, 5th नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स प्रोड्यूसेस लोएस्ट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, यानी बहुत इंपॉर्टेंट, 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि कौन सा इसमें से जो है डीजल, कोयला, हाइड्रोजन, मिट्टी का तेल जो सबसे कम से कम पोल्यूशन जनरेट करता है। तो हम सही उत्तर के रूप में सी ऑप्शन देखेंगे। जी हाँ,
हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन के अतिरिक्त अगर हम देखें तो हमारे पास में ये CNG के भी ऑप्शन आ सकते हैं। अगर जैसे हाइड्रोजन ऑप्शन नहीं होता, CNG, और इसके अतिरिक्त जो LPG है ये भी थोड़ा सा कम पोल्यूशन करता है अकॉर्डिंग टू कोयला या डीजल, तो इन दोनों को भी हम ध्यान में रख सकते हैं। बिल्कुल सही उत्तर होगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट वन, 6 नंबर क्वेश्चन इज सेज दैट नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट रिसोर्सेज जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं वो कहाँ पे हैं? कौन सा ऑप्शन होगा? न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। द राइट वन ए ऑप्शन न्यू दिल्ली में है। जो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है वो आपका न्यू दिल्ली में, इसलिए आपको ये ध्यान रखना। नेक्स्ट वन, 7 नंबर क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करेंगे। द मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट डिस्क्राइब्स, जी हाँ, MES, इसको हम क्या कहेंगे? हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट, सॉरी MEA, ठीक है। अब इसमें देखेंगे हम क्या है, फॉलोइंग मेजर कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज ऑफ टू इकोसिस्टम कंट्रोल, कन्वर्सेशन एंड कल्चरल, विच ऑफ फॉलोइंग सपोर्ट सर्विसेज। इसमें हम देखेंगे क्या क्या ये प्रोवाइड करता है, कौन कौन सी समर्थन सेवाएं हमें मिलती हैं। खाद्यान्न एवं जल का उत्पादन, जलवायु एवं रोग का नियंत्रण, पोषक चक्रण एवं फसल परागण, विविधता अनुरक्षण यानी डाइवर्सिटी मेंटेनेंस। तो इसमें विविधता के बारे में हम देख लेंगे। ठीक ऑप्शन जो होगा C ऑप्शन होगा। तो ये जो मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट इज डिपेंड ऑन न्यूट्रिशन रोटेशन, न्यूट्रिएंट रोटेशन एंड क्रॉप पॉलिनेशन। जी हाँ, पोषण चक्रण और फसल परागण से संबंधित ये जो MEA है ये माना जाता है। नेक्स्ट वन, 8th नंबर क्वेश्चन, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इनमें से कौन सा कथन सही है? अब सभी जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित है, ऊर्जा प्रवाह की दिशा को बतलाते हैं। हम देखते हैं इसमें फर्स्ट वन है एनर्जी फ्लोज द बायोस्फीयर इकोसिस्टम, यानी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, सेम डायरेक्शन में वो फ्लो करते हैं। सेकेंड वन, एनर्जी फ्लो इन बायोस्फीयर इकोसिस्टम साइक्लिकल, यानी यह प्रवाह जो होता है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। थर्ड वन सीज दैट प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय, यानी द रिलेटिव डिप्लीशन ऑफ एनर्जी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग न्यूट्रिशन लेवल्स एंड नेचुरल इकोसिस्टम। फोर्थ वन इज सेज दैट प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का प्रयोग करने में दक्ष होती हैं। विद प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग न्यूट्रिशन लेवल्स स्पीसीज आर एफिशिएंट एट यूजिंग एक्सेसिबल एनर्जी। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ये क्या होता है कि एनर्जी फ्लोज इन बायोस्फीयर इकोसिस्टम। जी हाँ, वो क्या होती है? एक दिशीय होता है, प्रवाह जो होता है वो एक दिशीय होता है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, वी आर टॉकिंग अबाउट हक, जी हाँ, हरिके आर्द्रभूमि वेटलैंड, यानी हम आर्द्रभूमि की चर्चा कर रहे हैं। महत्वपूर्ण है, वेटलैंड के बारे में डिस्कशन हो रहा है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, कोलेरू लेक, 3 है, इन तीनों पे हम डिपेंड करेंगे। ये व्यास और सतलज पे है। कौन सा? बिल्कुल सही जो होगा ए ऑप्शन होगा, यानी इसमें केवल एक जो है वो फॉलोइंग पेयर है, ये बिल्कुल सही उत्तर है। इसके अतिरिक्त जो है वो गलत होंगे, इसलिए ए ऑप्शन पे हम देखेंगे जो हरिके है वो व्यास और सतलज का संगम पर स्थित है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन इज दैट द रिलेशनशिप ऑफ 2 और मोर क्रिएचर्स एंड ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स बट नो वन इज हार्म्ड देन दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड। अगर 2 या अधिक जीवों के अंतर संबंध में एक जीव को लाभ होता है किंतु हानि किसी को भी नहीं होती, तो इस संबंध को क्या कहते हैं? सहभोजिता, पार्टनरशिप, सिम्बियोसिस, कोऑपरेटिव या प्रॉक्सिमिटी। बिल्कुल सही ए ऑप्शन होगा। इसको हम क्या कहते हैं? सहभोजिता। मतलब क्या होता है कि इसमें 2 और या अधिक जीवों के बीच में एक अंतर संबंध होता है, एक परस्पर अंतर संबंध होगा, एक जीव को लाभ होगा किंतु हानि किसी को नहीं होगी, तो वहां पर सहभोजिता होता है, यानी हम इसको पार्टनरशिप कह सकते हैं, किसी को हानि ना होने की स्थिति में। आप देखेंगे नाइट्रोजन चक्र का बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन चक्र के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अमोनियाकरण, नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण, 5 पॉइंट्स पे डिस्कशन इनमें हो रहा है और ये ऑप्शन ही सही होगा। यानी पहला जो है वो क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा?
सबसे पहले होगा नाइट्रोजन, ठीक है, इसके बाद में फिर स्थिरीकरण, ठीक है, इसके बाद में अमोनियाकरण होता है, ठीक है, अमोनिया में परिवर्तन होता है, फिर इसका नाइट्रीकरण एंड अगेन विनाइट्रीकरण, इनिट्रिफिकेशन, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट वन, 12 नंबर क्वेश्चन इज अबाउट दैट कार्बन साइकिल, यानी कार्बन चक्र अपूर्ण होने पर निम्न प्रभाव होंगे। अगर जो कार्बन चक्र है वो पूरा नहीं हो पाता तो क्या होगा, तापमान में वृद्धि, वर्षा पर प्रभाव, सागर जल में स्तर में कमी और पारितंत्र संकट। अब इनमें से कौन सा विकल्प जो होगा वो ठीक होगा, तो ठीक होने वाले विकल्पों में बी ऑप्शन है, यानी 1, 2 और 4, सागर जल स्तर में कमी से इसका कोई प्रभाव नहीं माना जाएगा। सही उत्तर कौन सा होगा, ये नहीं होगा, इसमें तापमान में वृद्धि होगी, यानी राइज इन टेम्परेचर, इफेक्ट ऑन रेनफॉल और इकोलॉजिकल क्राइसिस, ये तीनों परिवर्तन हो जाते हैं, इसलिए इनको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जैव विविधता का अर्थ क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी हम पढ़ते हैं, इनमें से बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड प्लांट्स, यानी विभिन्न प्रकार के पादप और वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु। तो जैव विविधता का मतलब क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब ही यही होता है कि एक सीमित क्षेत्र में, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं, पादप और जंतु हैं, उन सब की जो स्थितियां हैं वो सब वहां पे देखी जाएंगी, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द गिवन एरिया। एक लिमिटेड जो साइकिल होता है, लिमिटेड एक क्षेत्र होता है, उनमें हम उन पर अध्ययन करते हैं, जिसको हम जैव विविधता कहते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन इज सेज दैट टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक, जी हाँ, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी यानी आने वाले कल भविष्य के बारे में बताने वाली जो स्थिति है, इसके लिए MS स्वामीनाथन, अनिल अग्रवाल, वंदना शर्मा, डॉक्टर GC पांडे, और सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, यानी वंदना शर्मा जी की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है टुमारोज बायोडाइवर्सिटी, यानी कल आने वाले समय की जो बायोडाइवर्सिटी है उससे रिलेट करेंगे। नेक्स्ट वन 15 नंबर क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल एरिया आर मे पोज अ थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, यानी निम्न में से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं, कौन कौन सा, वैश्विक तापमान, विदेशी जाति का संक्रमण, आवास का विखंडन और शाकाहार को प्रोत्साहन। इनमें से हम देख लेते हैं, बिल्कुल सही उत्तर जो होगा वो ए ऑप्शन होगा, यानी 1, 2, 3, चौथा नहीं होगा। शाकाहार को प्रोत्साहन से कोई मतलब नहीं है, अगर भौगोलिक क्षेत्र में जो जैव विविधता है उसका संकट होता है तो, लेकिन आवास विखंडन होगा, विदेशी जाति का संक्रमण होगा और वैश्विक तापमान में परिवर्तन होगा, ये तीनों चीजें होती हैं अगर ज्योग्राफिकल एरिया में पोज अ थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। सो लास्ट क्वेश्चन था इस सेट में, सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब विद बेल आइकन टू गेट latest notification, and if you want a PDF session then join us Telegram, contact number is in the screen। आप हमारे साथ नित्य प्रति जुड़े रहें, हम आपको ऐसे ही बेनिफिट देने वाले वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू।